ठीक है, पहले हम लोग कुछ कॉस्ट के कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे। तो आपका टीएफसी जो होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट, वो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या कम हो, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है। टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ता कम होता रहता है। जो प्रोडक्शन के साथ बढ़े कम हो वो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा। यानी प्रोडक्शन जीरो तो कॉस्ट भी जीरो, प्रोडक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा। और टीएफसी जो होता है ये फिक्स होता है। ठीक है ना, ये फिक्स कॉस्ट होता है, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट, अप्रत्यक्ष कर, सॉरी, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अप्रत्यक्ष लागत। और दूसरा होता है आपका, इसे बोलेंगे ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट, इसे बोलेंगे ऊपरी लागत। ऊपरी लागत। ठीक है। तो आपका कॉस्ट जो हो जाएगा, टीएफसी के दो नाम। टीवीसी वेरिएबल कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ता कम होता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, इसे बोलेंगे प्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत, या इसे हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इसे कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट, प्रधान लागत। प्रधान लागत का मतलब जो प्रोडक्शन के साथ बढ़े या कम हो वो प्रधान लागत हो जाए। यानी अगर इसको हम इस तरह से डिफाइन करना चाहें, मतलब लिखना चाहें एग्जाम्पल में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया, मजदूरी होगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा उस हिसाब से लगेगा। ओवरहेड जो लागत ये हो जाएगी स्पष्ट, ये जो है स्थिर लागत वो होगा आपका किराया, परमानेंट स्टाफ की सैलरी है ना, जो स्थायी कर्मचारी हैं, उनका वेतन हो गया, कर्मचारियों का वेतन। ठीक है ना। टीवीसी क्या होगा, कच्चा माल हो गया आपका, मजदूरी हो गई, ये सब टीवीसी में आता है। और टीसी की जब बात करेंगे तो टीसी आपका ऐसे बनेगा, सॉरी, टीसी जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये टीवीसी है और ये टीसी है। टीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। टीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसका कारण है कि अगर आप चाहे फैक्ट्री बंद करके रखते हो फिर भी आपका फिक्स कॉस्ट तो होगा ही होगा, टीएफसी तो होगा ही होगा। टीएफसी आपका होगा ही होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम पे। और हाँ, अगर आपको टीसी का फॉर्मूला बोले तो आप क्या लिख सकते हैं, टीएफसी प्लस टीवीसी। और इससे दो फॉर्मूले बन जाएंगे, टीएफसी का फॉर्मूला होगा टीसी माइनस टीवीसी, और टीवीसी का फॉर्मूला होगा टीसी माइनस टीएफसी। देखिए, एसी हमेशा इस तरह से बनता है, एसी। एवीसी ऐसे बनेगा, एएफसी इस तरह से बनता है, और एमसी इस तरह से बनता है। वो भी करते हैं परिधि, रुकिए। तो अगर आपको बोले कि हाइपरबोला जो होता है, कौन सा औसत लागत वक्र हमेशा कम होता है, तो आप बता सकते हैं कि एएफसी हमेशा कम होता है। इसका कारण क्या है, देखिए, एएफसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीएफसी अपॉन यूनिट। एएफसी का फॉर्मूला क्या होगा, टीएफसी अपॉन यूनिट्स। एएफसी का फॉर्मूला क्या होगा, टीएफसी अपॉन यूनिट्स। और टीएफसी हमेशा फिक्स होता है। मान लीजिए अगर ये 10 है, तो चाहे आप प्रोडक्शन कितना भी कीजिए वो 10 ही रहेगा। तो आप यूनिट बढ़ती जाएगी, उससे डिवाइड करते जाएंगे, तो एएफसी हमेशा कम होगा। बट एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि जब हम प्रोडक्शन
चाहे हम कितना भी बढ़ा दें, टीएफसी तो फिक्स ही रहेगा। अब टीएफसी अगर हमारा मान लीजिए 10 है, इसको करोड़ों मिलियन ट्रिलियन यूनिट से अगर आप डिवाइड भी करिएगा तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। एएफसी हमेशा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब एसीएमसी का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशन एसीएमसी में है वही रिलेशन एसीएमसी और एबीसी में भी है। इस रिलेशन पे भी ध्यान दीजिएगा। रिलेशन ये है कि जहां पे आपका एमसी इक्वल्स टू एसी है, कट कर रहा है, वहां पे एसी आपका क्या है, मिनिमम। पहली बात। दूसरी बात, दोनों यू शेप के होते हैं। इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा और देखिएगा, जब हमारा एसी ज्यादा है एमसी से, यानी जब हमारा एसी ज्यादा है एमसी से, तो यहाँ पे देखिएगा। और जब यहाँ पे देखिएगा तो आप देखिएगा कि क्या हो सकता है, एमसी जो है कम भी हो सकता है और एमसी क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका कारण है। यानी एमसी कम भी हो सकता है और एमसी बढ़ भी सकता है। ठीक है ना, ये चीजें। और थोड़ा सा अगर हम देखें तो आप देखिएगा, एसी धीरे धीरे बढ़ता है, एमसी तेजी से बढ़ता है, और एमसी एसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है। सेम रिलेशन जो एसी एमसी का रिलेशन जो होता है, वही सेम रिलेशन एबीसी एमसी का भी हो जाएगा। ठीक है ना। एमसी क्या होता है, एमसी आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है, ध्यान दीजिए। एमसी आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा, और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल कॉस्ट अपॉन यूनिट्स। और टीसी का फॉर्मूला होता है एमसी का प्लस। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला चेंज इन टीसी टीवीसी अपॉन चेंज इन यूनिट्स भी होता है, और टीवीसी का फॉर्मूला एमसी का प्लस भी होता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक पेज और ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एसी जो होता है वो एएफसी और एबीसी का प्लस होता है। जिस तरह से आपका टीसी जो होता है टीएफसी प्लस टीवीसी का प्लस होता है, उसी तरह एसी एएफसी प्लस एबीसी होगा। अब जैसे एएफसी निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एसी माइनस एबीसी। जैसे एबीसी निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एसी माइनस एएफसी। ठीक है। इसी तरह अगर टीएफसी निकालना है तो टीएफसी का फॉर्मूला क्या होगा, टीसी माइनस टीवीसी। और टीवीसी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, टीसी माइनस टीएफसी। ये चीजें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो कॉस्ट में एक आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो पढ़ी जी पूछ रही है। इसे बोलते हैं स्पष्ट लागत। और एक होता है अस्पष्ट लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, अस्पष्ट लागत। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होता है जिसका भुगतान हम बाहर वाले को कर देते हैं, जिसका भुगतान बाहर वाले को किया है, बाहर व्यक्ति को कर दिया जाता है। देखिए, मैं समझने के लिए ये लैंग्वेज लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसकी लैंग्वेज है कि स्पष्ट लागत वह लागत होती है जो किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए बाहर से संसाधन, किराया या खरीदने के लिए जिसका भुगतान करना पड़ता है, यानी हम जिसका भुगतान बाहर वाले व्यक्ति को कर दिया जाता है। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जिसका भुगतान हम बाहर वाले को कर देते हैं, जैसे कच्चे माल की खरीद। कच्चे माल की खरीद हो गया। ठीक है ना, कच्चे माल की खरीद हो गया। और बताइए, और आपका हो गया मजदूरी, है ना, किराया किसी को आप देते हो। ये सब क्या है, ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, स्पष्ट लागत होती है। ये सब स्पष्ट लागत है। ठीक है ना। नहीं, जिसका भुगतान करना पड़े वो तो स्पष्ट लागत में आ जाए। अस्पष्ट में क्या होगा, देखिए, इसे बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
owned by producer himself, है ना। यानी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादक की स्वयं के साधन स्वयं के साधन जो होते हैं, स्वयं के जो साधन होते हैं, ठीक है ना, वो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे स्वयं स्वयं के फैक्ट्री का किराया, थोड़ा सा शब्द नहीं मिला है इसमें। स्वयं का मतलब होता है खुद की फैक्ट्री है, उस पर किराया नहीं देना पड़ता है। चलिए और बताते हैं। मालिक की पूंजी, खुद की पूंजी है तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा, है ना, आप बिजनेस कर सकते हैं, है ना। स्वयं के साधन, जो भी साधन होते हैं, फैक्टर होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल, अगर खुद का है तो वो आपका क्या हो जाएगा? इम्प्यूटेड कॉस्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका? इम्प्यूटेड कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब। बस एक चीज और बता देते हैं। देखिए, एक होता है एनवेलप कर्व, लिफाफा वक्र। ये एलएसी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को लिफाफा वक्र बोलते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र क्या करता है? जैसे सभी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या करता है? वो एनवेलप करता है। सभी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या करता है? एनवेलप करता है। वो हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व होगा। इसे लिफाफा वक्र भी बोलते हैं। किसको? इसको एनवेलप कर्व भी बोलते हैं। हाँ, इम्प्लिसिट का बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, यानी एक्सप्लिसिट जिसका पेमेंट आप करेंगे वो सब एक्सप्लिसिट में आएगा, और ये अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट अकाउंटिंग कॉस्ट में नहीं आती। ठीक है, तो ये कॉस्ट का थोड़ा सा बहुत टॉपिक था जो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक होता है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चे जिसका हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। मनी कॉस्ट क्या होगा? ऐसे सारे खर्चे जो मनी के टर्म में हम जिसको मेजर कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? मनी कॉस्ट हो जाएगा। वो हमारा क्या होगा? मनी कॉस्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। ठीक है, 12-15 क्वेश्चन करेंगे। कॉस्ट लगभग थोड़ा बहुत आपको समझ में रिवाइज हो गया होगा। इसी तरह डेली एक टॉपिक हम लोग जरूर करेंगे। सर इन्वेलप कॉस्ट के बार बार और बता दीजिए। मोनिका जी, एनवेलप कस्ट और जो कॉस्ट होता है, जो लिफाफा वक्र होता है, वो एलएसी को बोलते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है? बहुत सारे शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट को जो है कवर करता है। ठीक है ना, तो सिंपल सा डेफिनेशन याद रखिएगा इसमें। लिफाफा वक्र किसको बोलते हैं और ये क्या करता है? तो सभी अल्पकालीन औसत लागत वक्र को जो ढकता है यानी कवर करता है, वो हमारा एनवेलप कर्व है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। और ये बताते हैं आदर्श उत्पादन की धारणा को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है? आदर्श उत्पादन के धारणा को किसने आर्थिक सूचक का माना है? फटाफट बताइए आप लोग। प्रियंका जी बोल रहे हैं बी, फटाफट बताइए। आदर्श उत्पादन की धारणा का सिद्धांत जो होता है, वो कल्याण का सूचक माना है किसने? कॉल्डर ने, पेरेटो ने या पीगो ने? इसका आंसर आदर्श उत्पादन क्या है? ये आपका जो है वो आपका, है ना, ये मानेगा आइडल प्रोडक्शन।
वेलफेयर सूचकांक जो है पीगू ने माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सामाजिक कल्याण फलन, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक कल्याण फलन, ये बोलेंगे सोशल वेल, अरे सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है, या फंक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर, ये किसका दिया हुआ है, कोई बताएगा मुझे? सोशल वेलफेयर फंक्शन किसका दिया हुआ है? एनीवन? कोई है जो बताएंगे मुझे? पीगू ने, मार्शल ने, अच्छा। सर्वप्रथम इसने दिया है, फर्स्ट किसने दिया था? फर्स्ट जो था वो भगत सिंह का दिया हुआ है। ठीक है ना? फिर जो इसका डेवलपमेंट किसने किया है, विकास किसने किया है, सामाजिक कल्याण फलन का विकास किसने किया है, बताइए? सैम्यूल्सन ने। सैम्यूल्सन थे, और एक और था, इनका नाम था शायद पिट- हाँ, कुछ ऐसे ही नाम था, पिंटनर या कुछ ऐसे थे। ठीक है ना? सैम्यूल्सन, चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आदर्श उत्पादन की धारणा को कल्याण का सूचक किसने माना है? तो पीगू ने माना है। आदर्श उत्पादन की धारणा किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है? तो पीगू, आदर्श, आइडियल प्रोडक्शन जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी ऑफ कंट्री विल रिफ्लेक्ट इन, किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन का तात्कालिक प्रभाव क्या होगा? मुद्रा के अवमूल्यन का तात्कालिक प्रभाव क्या होगा, बताइए? फटाफट मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट। कहता है, निर्यातों में वृद्धि तथा आयातों में गिरावट। निर्यातों और आयातों में दोनों में वृद्धि होगी। निर्यातों में गिरावट तथा आयातों में वृद्धि होगी। निर्यात तथा आयात दोनों में गिरावट आएगी। सबने ए आंसर बोला। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर, एक्सप्लेन कर देते हैं। अवमूल्यन का मतलब होता है कि मान लीजिए दो चीजें होती हैं, मूल्यह्रास, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। जो होता है वो लोचशील विनिमय दर में होता है। रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन स्थिर विनिमय दर में होता है। कहता है अवमूल्यन कर दिया। अवमूल्यन का मतलब है, मान लीजिए पहले 70 रुपए था $1 का, अब अपनी वैल्यू कम कर दी, अब मान लीजिए 80 रुपए देना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अवमूल्यन हुआ है। इसका उल्टा अधिमूल्यन हो जाएगा। पहले हम 70 रुपए देते थे $1 के लिए, अब हमें 80 रुपए देना पड़ता है $1 के लिए। इसका मतलब यह है कि हमें ज्यादा देना पड़ रहा है। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। हमारी करेंसी की वैल्यू कम होने का मतलब बाहर की बढ़ी, है ना? तो बाहर की करेंसी बढ़ने का मतलब इंपोर्ट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो महंगे हो गए और हम सस्ते हो गए, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इंपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। अब इसका उल्टा जो होगा अधिमूल्यन में, देख लीजिए, सोचिएगा। अधिमूल्यन, अधिमूल्यन में क्या होगा? मान लीजिए हम 70 रुपए देते थे $1 के लिए, अब हम 65 रुपए दे रहे हैं। इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या हो गई? हमारी वैल्यू बढ़ गई, तभी तो हमें कम देना पड़ रहा है। हमारी वैल्यू बढ़ गई। जब हमारी वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है कि उनकी चीजें सस्ती हो गई, इंपोर्ट चीपर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट ज्यादा होगा। ये कब? अधिमूल्यन में। जब अवमूल्यन होगा तो ये होगा। समझ आया सबको? बताइए, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। बताइए फटाफट, कोई समस्या यहाँ तक? स्मिता कुमारी जी बोले, जी सर, समस्या है।
समझ आ गया, अच्छा चलिए ठीक। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच कंडीशन अंडर विच कॉस्ट कंडीशन नो इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस। कौन सी लागत दशाओं के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कुछ शर्तें होती हैं कि दूसरे कंट्री में सस्ता होना चाहिए, साधन प्रचुरता होना चाहिए, आपसी तालमेल होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि किस कंडीशन में हम व्यापार नहीं कर सकते। लागतों में निरपेक्ष करते हैं, ये एब्सोल्यूट कॉस्ट है, ये एडम स्मिथ का दिया हुआ है। एडम स्मिथ है। कंपेरेटिव कॉस्ट ये है किसका, रिकार्डो का। रिकार्डो ही है। कंपेरेटिव कॉस्ट किसका है ये बताइए आप लोग। और डिफरेंस कॉस्ट समान अंतर होगा तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो सी होगा, रिकार्डो का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। लागतों में निरपेक्ष अंतर जो है एडम स्मिथ का है, कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट जो है वो रिकार्डो का है। इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट जो है इसमें से आप बिजनेस नहीं कर सकते। जो जितनी चीजें आप इंडिया में बना रहे हैं उतना ही बाहर में बन रहा है, तो क्या मतलब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। जब समान लागत होगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो समान लागत के केस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू रिकार्डो विच टाइप ऑफ कॉस्ट difference is necessary for the trade between two countries। क्वेश्चन है रिकार्डो के हिसाब से विच टाइप ऑफ कॉस्ट डिफरेंस इज नेसेसरी टू ट्रेड बिटवीन द टू कंट्री। एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, निरपेक्ष, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस, इक्वल कॉस्ट डिफरेंस, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर मैंने पहले ही लिखा दिया था, तुलनात्मक लागत सिद्धांत। तुलनात्मक, कंपैरेटिवली अगर वहां पे सस्ता हो रहा है तो आप वहां से, जैसे मान लीजिए दूसरी कंट्री की बात करते हैं, चाइना में टेक्नोलॉजी सस्ती है, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सस्ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेक्नोलॉजी वहां से मंगाएंगे और हम लोग उनको एक्सपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो कंपेरेटिव कॉस्ट जो होता है वो अगर सस्ता आता है, नहीं कंपेरेटिव, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, कंपेरेटिवली कॉस्ट का मतलब जो चीज आप बना रहे हैं वही चीज बाहर सस्ती मिल रही है, तो आप वहां से इंपोर्ट कर लेंगे। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, तुलनात्मक लागत जो अंतर होगा वो बी इसका करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। Which type of following factors is not appropriate regarding export promotion? Which type of following factors is not appropriate regarding export promotion? निम्न में से कौन सा कारक निर्यात प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा कारक निर्यात प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा कारक निर्यात प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त नहीं है। निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। चलिए अब लगाते हैं दिमाग। टू इंक्रीज द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड, टू फाइनेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, आयात का वित्त प्रबंध करने के लिए, टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ गुड्स इन होम कंट्री, टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ गुड्स इन होम कंट्री, घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए, या टू पे एक्सटर्नल लोन, ऋणों की वजह से। देखिए, हम एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, ताकि हमारी इनकम बढ़े और हमारे इंडिया में जो लोन कम हो सके, ये तो ठीक है। कह रहा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। विश्व बाजार में निर्यात का हिस्सा बढ़ाने के लिए ये भी ठीक है। टू फाइनेंसिंग इंपोर्ट, हाँ, आयात का प्रबंध करने के लिए भी ठीक है। ये नहीं है, सी इसका करेक्ट, गलत आंसर। सी क्या है, इसका गलत आंसर, रॉन्ग ये है। उपयुक्त नहीं है तो ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा आपका सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू द हेक्सर ओहलिंग द कॉजेज ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज। हेक्सर ओहलिंग के हिसाब से ट्रेड के दो कंट्री के बीच जो होता है उसमें क्या होता है बताइए। हेक्सर ओहलिंग के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार का कारण क्या होता है। डिमांड कंडीशन, मांग दशाएं होती है, फैक्टर, एमेंडेंस, साधन प्रचुरता, टेक्नोलॉजी, या टेस्ट पैटर्न। ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी टेक्निक हो गया, इसे बोलेंगे प्रौद्योगिक। टेक्नोलॉजी स्थिर रहेगा, इसकी मान्यता है। एक्सर ओलिन की मान्यता है कि टेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और यही टीआईटी में क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, उनकी जो साधन संपन्नता जो है वो मेन है,
एक्स रोलिन के हिसाब से टेक्निक क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। प्रौद्योगिकी क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो फैक्टर अमेंडमेंट की वजह से एक्स रोलिन में हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, फैक्टर अमेंडेंस की वजह से। स्मिता जी भी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए मैं ही पहले बोल दे रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर आप लोग बताइएगा, ठीक है? मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई होप दिख रहा होगा क्वेश्चन। विच थ्योरी इज एग्जामिन्ड बाय लियोनटिफ पैराडॉक्स? लियोनटिफ पैराडॉक्स विरोधाभास किस सिद्धांत का अध्ययन करता है, ये लीजिए, आप मुझे बताइए। सी, सी सरोज कुमार जी, सी। माधुरी कुमारी सी बोल रहे हैं। सबका आंसर सी आ रहा है। हाँ, लियोनटिफ जो विरोधाभास है वो एक्सरोलिन थ्योरी को, थ्योरी सिद्धांत का अध्ययन करता है लियोनटिफ। एब्सोल्यूट कॉस्ट होता है कि आप कंपैरेटिव में तो डिफरेंस देख लेंगे। एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस का मतलब होता है कि यहाँ वो सस्ता है ना। आप एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस में ऐसा समझ लीजिए कि आप चावल में अच्छे एफिशिएंट हैं, वो गेहूं में एफिशिएंट है, तो आपस में बिजनेस कर लीजिए, एब्सोल्यूट हो गया। कंपैरेटिवली का मतलब होता है आप चावल का प्रोडक्शन इंडिया में महंगा हो गया है, बाहर सस्ता है, तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे, है ना। एब्सोल्यूट में सीधा मान लीजिए कि आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट है, वो दूसरी चीज में एक्सपर्ट है, आप कर लीजिए। और कंपेरेटिवली जब करेंगे तो वो चीज बनाने में इंडिया में महंगा है, बाहर सस्ता है, तो बाहर से मंगा लीजिएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए गेहूं है और चावल, ठीक है ना। चावल में एक्सपर्ट मान लीजिए नेपाल है, और गेहूं में एक्सपर्ट जो है वो भारत, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप क्या करेंगे, हम इनको ये भेजेंगे, ये हम ये होगा एब्सोल्यूट। अब कंपेरेटिवली की बात करते हैं। गेहूं के उत्पादन में भारत में 100 रुपये लगता है, और नेपाल में आपका 120 लगता है। चलिए सर, चावल की बात करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे मान लेते हैं, भारत और नेपाल। गेहूं मान लीजिए 100 रुपये लगता है, चावल 120 लगता है। नेपाल में गेहूं 80 रुपये लगता है, और चावल 150 रुपये लगता है, ठीक है। अब गेहूं के उत्पादन में अगर आप कंपेरेटिवली कीजिएगा तो नेपाल सस्ता है, तो हम नेपाल से गेहूं का उत्पादन करेंगे, और नेपाल हमसे क्या करेगी, चावल का उत्पादन करेगी। तो ये कंपेरेटिवली कॉस्ट डिफरेंस में आ जाए। परिधि जी बोले टेक ऑफ वाला बता दीजिएगा। रोस्टो की पास थ्योरी है, फ्रॉम वो ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री टेक ऑफ, मैच्योरिटी और एज ऑफ मास कंजम्पशन, ठीक है ना परिधि जी। तो टेक ऑफ जो होता है जिसमें हम लोग 10 से 15% इन इन्वेस्टमेंट को माना गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लियोनटिफ विरोधाभास जो है किस सिद्धांत का अध्ययन करता है, तो हेक्सर ओलिन सिद्धांत का अध्ययन करता है। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट। When two or more countries enter into an agreement to eliminate import quota and tariff to promote trade among themselves, then such a group of countries is called। कहता है जब दो या दो से अधिक देश अपने मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयात अभ्यंश तथा प्रशुल्क समाप्त करने के लिए समझौता करते हैं, तो इस प्रकार के देशों में समूहों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, या बोथ ए, बी एंड सी, बताइए।
प्रीति झा जी बोल रहे हैं डी, प्रियंका जी डी। इसे बोला जाता है डी डी डी, श्रुति जी डी, सब डी बोल रहा है। इसे फ्री ट्रेड एरिया बोला जाता है, यहाँ पे आपने प्रशुल्क वगैरह को कम कर दिया है और मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयात अभ्यंश और जो है प्रशुल्क समाप्त करने के लिए समझौता किया है। इसका मतलब आप मुक्त व्यापार क्षेत्र को बनाना चाह रहे हैं। आप सबका आंसर क्या है? गलत। आप लोग सबका आंसर गलत है। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होता तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप लोग ऑल ऑफ दीज लगाते। एक ही है जिन्होंने सही आंसर दिया है, सविता जी का आंसर फ्री ट्रेड आएगा। ठीक है, फ्री ट्रेड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं साइड इसलिए हट रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिखे। आइए नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। सर एक क्वेश्चन है, इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट ए आर इक्वल्स टू एम आर। तो कमेंट देख लेते हैं। कहते हैं, एक सर एक क्वेश्चन है, इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट ए आर इक्वल्स टू एम आर। ठीक है, ए आर ग्रेटर देन एम आर। अच्छा, ए आर एम आर से ज्यादा है सर, क्या है आंसर? मोनोपोलिस्टिक में किसकी बात कर रहा है, सामान्य लाभ की या सामान्य लाभ की? और ए आर इक्वल्स टू, हाँ ए आर ज्यादा है एम आर से, बिल्कुल ये वो नहीं है, ये मांग बक, हाँ ए आर ग्रेटर देन एम आर आएगा। ए आर ग्रेटर देन एम आर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है सर, लाइव ऑप्शन वाला दीजिए। अच्छा, 5 ऑप्शन वाला दीजिए रघुवीर जी। ठीक है। नेक्स्ट, ए आर ग्रेटर देन एम आर होगा, कुछ नहीं बोला तो ए आर ग्रेटर देन एम आर, उससे मतलब नहीं है। वो मांग वक्र की बात कर रहा है, ए आर हमेशा ज्यादा होता है एम आर से। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कहता है, इन हैवर्लर्स थ्योरी ऑफ trade, neither of the two countries will fully specialized if the trade take place under। हैवर्लर के अंतर्गत व्यापार के सिद्धांत में दोनों में से कोई देश पूरे विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं करेगा यदि उत्पादन होता है। कहता है, हैवर्लर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में दोनों में से कोई देश पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं करेगा यदि उत्पादन होता है। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ फैक्टर, द लॉ ऑफ कांस्टेंट रेट ऑफ फैक्टर, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ फैक्टर, या नन ऑफ दीज। ये मोर देन वन, बताइए तो। यहाँ पे एक ई ऑप्शन डाल देता हूँ, मोर देन वन। बताइए। सर ये क्वेश्चन यूथ का है। हाँ रघुवीर जी बताइए इसका आंसर बी।
इसका आंसर जो आएगा ध्यान दीजिएगा, कहता है विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं करेगा। कब? जब आप समान रिटर्न टू फैक्टर, आपका प्रोडक्शन बराबर है या कम हो रहा है, तो विशिष्टीकरण नहीं होगा। विशिष्टीकरण एक ही कंडीशन में होता है, जब आप प्रोडक्शन बढ़ते प्रतिफल हो, इसमें विशिष्टीकरण होता है। विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण, ठीक है ना। तो आपका कांस्टेंट रिटर्न फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न फैक्टर में विशिष्टीकरण नहीं होगा। इन दोनों में आपका विशिष्टीकरण नहीं होगा। इन दोनों में विशिष्टीकरण आपका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना। विशिष्टीकरण कब होगा? जब आप प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसका आंसर जो होगा मोर देन वन आएगा, यानी बी और सी इसका दोनों करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए सर, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। हैवलर के अंतर्गत व्यापार के सिद्धांत में दोनों में से कोई देश पूर्ण विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं करेगा। तभी नहीं, कब नहीं करेगा? जब समान उत्पादन हो रहा हो या डिमिनिशिंग इंटेंसिव फैक्टर, इसमें सब नहीं होगा, तो इसका आंसर ई आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित स्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित स्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। अच्छा, तुलनात्मक, कंपैरेटिवली। अच्छा, कोई देश दोनों ही उत्पादन में दक्ष हो, दोनों ही अच्छा बना रहा हो। कोई देश दोनों ही उत्पादन में अदक्ष हो। दोनों देश में दोनों ही उत्पादनों की अवसर लागत समान हो, या उपयुक्त में से कोई होगा, या ई लिख देता हूं, मोर देन वन। और इसमें लिख दीजिए नन ऑफ दीज। बताइए। फटाफट आंसर बताइए। बी बोल रहे हैं रश्मि जी, बी। रघुवीर जी सी, सुशांत सरोज जी ई। का आंसर सी, ई। ई करेक्ट आंसर। सर कल, कल की क्लास नहीं हुई थी क्या? कल क्लास हुई थी सविता जी। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज होने के बाद आप भी कंफ्यूज। चलिए, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। मैं देख रहा था कि कौन कौन हिलते हैं। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर से एक बार बता दीजिए। ध्यान दीजिएगा। तुलनात्मक लाभ सिद्धांत में अनुसार निम्नलिखित स्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब कोई देश दोनों उत्पादन में दक्ष, जब दोनों उत्पादकों में क्या हो, दोनों ही उत्पादकों में क्या हो, दक्ष हो, तो आप कर सकते हैं लाइव क्लास। ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब दोनों दक्ष नहीं हो तो भी, कह रहा व्यापार नहीं होगा।
दोनों उत्पादकों की अवसर लागत समान हो, तो इसका सी करेक्ट आंसर। इसका सी क्या है? करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक हेक्सर-ओहलिन व्यापार सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कारण है? बताइए। ये आप आराम से बता सकते हैं। सर कल नहीं हुआ था। अच्छा, कल नहीं हुआ था क्लास। हाँ, कल नहीं हुआ था, लाइट प्रॉब्लम। कल क्लास नहीं हुआ। देखिए, जिस दिन क्लास नहीं हो तो टेंशन नहीं लेना है, उस दिन बैठ के पढ़ लेना। ठीक है, सेल्फ स्टडी कर लेना। कल क्लास नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। निम्न में से कौन सा एक हेक्सर ओहलिन व्यापार सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कारण है? साधनों की उपलब्धता में अंतर, लागतों में अंतर, आवश्यकताओं में अंतर, मुद्रा प्रणाली में अंतर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? साधनों की उपलब्धता में अंतर है ना, साधनों की प्रचुरता बोलते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट। आइए सर, डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आधार निम्न में से कौन सा है? लीजिए। डेविड रिकार्डो के साथ से तुलनात्मक लागत का सिद्धांत कौन सा है? फटाफट बताइए, जल्दी। ध्यान रखना है, डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत में क्या है? मूल्य का श्रम सिद्धांत आता है। ठीक है ना, मांग कोटि नहीं, मूल्य का श्रम सिद्धांत है ये रिकार्डो की थ्योरी। इसको ध्यान देना है। डेविड रिकार्डो के साथ तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आधार जो है वो श्रम का मूल्य है। श्रम का मूल्य है, ये मूल्य का श्रम मान लीजिए। तो ये श्रम का मूल्य आधार है उनका। तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है उनका आधार क्या होता है? श्रम का मूल्य। वहां पे जो कॉस्ट जो होती है दोनों में अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको करने थे। हर क्लास में आपको कुछ बेसिक्स करवाए जाएंगे, फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे।